Hello everyone. We are going to start with a new chapter in OC, and that is consumer movement. So let us start. As you can see, the name of the chapter on page number 133, consumer protection. The name of the chapter is consumer protection. Okay. Let us check the introduction first. क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में? पहला ही वर्ड कौन सा है देखो, कंज्यूमर. ठीक है, जिसको हम ग्राहक बोल सकते हैं, उपभोक्ता बोल सकते हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर is the origin of the modern marketing world. Modern marketing world. Consumer is the originator of an organization. The success and failure of any business depends on consumer. तो क्या बात कर रहे हैं ये, जस्ट चेक करेंगे. कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड. क्या बताया, आज के जो मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड है उसमें कंज्यूमर क्या है, उसका ओरिजिन है, उसका स्टार्ट है. क्योंकि कंज्यूमर है तो ही आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो. कंज्यूमर इज द ओरिजिनेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में किसका हाथ होता है, कंज्यूमर का हाथ होता है. क्योंकि आपका आइडियाज कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, लेकिन जब तक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा आपका ग्रोथ होने वाला नहीं है. इसके लिए लिखा है द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या फेल होगा. ठीक है, कंज्यूमर आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री. कोई भी कंट्री हो उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो किससे होगा, कंज्यूमर से होगा, है कि नहीं. तो जहां पर हम कंज्यूमर को सर्च कर पाते हैं या जहां पर हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है, ऐसी जगह पर ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाती है. आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्री में जहां पर कंज्यूमर्स का लिमिटेशन हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो न्यू मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, लॉन्च कर सके, है ना. तो वहां पर भी वो किस लिए जाते हैं, कंज्यूमर के सर्च में जाते हैं. एज द एंटायर इकोनॉमिक रिवॉल्व अराउंड देम. पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है. All the production and manufacturing activities are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो उस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जब हम प्रोवाइड करेंगे तो जाके ही कस्टमर टिकेगा, है कि नहीं, और वो लॉयल रहेगा, आपके बिजनेस से वो गुड्स को परचेस करेगा. इन टुडेज सेलर मार्केट कंज्यूमर हैव बीन चीटेड. बट आज की तारीख में हम देखते हैं, ऐसे तो कहा जाता है कस्टमर इज किंग, है ना, कस्टमर इज किंग. और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो क्या बोला जाता है, कस्टमर इज गॉड. ग्राहक ही का क्या है, भगवान है, ऐसा बोला जाता है. बट लिखा क्या यहां पर, इन टुडेज सेलर्स मार्केट कंज्यूमर हैव बीन चीटेड. सेलर का मार्केट होता है, मतलब क्या होता है सेलर का मार्केट, मतलब जहां पर सेलर अपने हिसाब से काम करता है, वो कस्टमर की बात मानता नहीं है. तो क्या लिखा है, कस्टमर्स हैव बीन चीटेड. उनके साथ क्या होती है, चीटिंग होती है. एंड एक्सप्लॉइटेड थ्रू प्राइस राइज. और क्या होता है, शोषण होता है प्राइस को बढ़ा करके. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मतलब होता है गुड्स को मार्केट में सप्लाई ना होने देना. इसको बोलते हैं जमाखोरी. क्या बोलते हैं, जमाखोरी, या इंग्लिश में वर्ड है इसका होर्डिंग. मतलब आपके पास इनफ स्टॉक है लेकिन आप उसको मार्केट में ला रहे नहीं हो. क्यों नहीं ला रहे हो मार्केट में, आप वेट कर रहे हो कि अभी स्कैरसिटी क्रिएट होगा ना
तो बाद में मार्केट में इसका प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं मार्केट में इसको लॉन्च करूंगा। तो ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है, चीटिंग है कस्टमर के साथ में। और क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट में स्कैर हो गया है, आप उसको ऊंचे दाम पर सेल कर रहे हो। अभी देखो, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, बहुत जगह पर गुड्स का कमी हो गया है। मेरी मॉम मार्केट गई थी आज से 1 वीक पहले, मुझे याद आता है, शी वांट टू बाय मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स होता है ना, घर में हम लोग माचिस का यूज करते हैं, तो एक मैच बॉक्स का प्राइस क्या होता है, मे बी 1 और 2 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, है ना। बट जो सेलर था उसने क्या बोला, एक मैच बॉक्स 5 रुपीज का है। कितने का, 5 रुपीज का, जबकि उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है कि वो 1 रुपी का है। और बात करने पे कि आप एमआरपी से ज्यादा कैसे चार्ज कर सकते हो, वो बोल रहे नहीं, माल ही नहीं आ रहा है, मार्केट में सप्लाई है नहीं, तो जो हमारे पास बचा है वही हम बेच रहे हैं, और इसका प्राइस ज्यादा है, हम ज्यादा में खरीद रहे हैं, इसलिए आपको भी ज्यादा में दे रहे हैं। तो ये एक टाइप का क्या है, चीटिंग है। ये एक टाइप का क्या है, चीटिंग है, कि जो स्कैर रिसोर्सेस है, ऑलरेडी जिसकी कमी है, जिसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है, आप उस एमआरपी से ज्यादा प्राइस में उसको क्या कर रहे हो, आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, है ना। आपने देखा होगा राशन शॉप के ऊपर, जो गरीब परिवार से हैं, जिनको जो फूड ग्रेन्स फ्री में मिलना चाहिए, या 2 रुपीज 3 रुपीज में उनको राइस और व्हीट मिलना चाहिए, ये लोग क्या करते हैं, उसका ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। वो नीडी पर्सन को ना दे करके उसको मार्केट, ओपन मार्केट में उसको 30 रुपीज 40 रुपीज में सेल करते हैं। तो ये क्या है, ब्लैक मार्केटिंग है, ठीक है। अडल्टरेशन, अडल्टरेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग। मिक्सिंग मतलब आपको रियल प्रोडक्ट नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके आपको देते हैं ताकि उनका फायदा हो, है कि नहीं। जैसे टी पाउडर है, टी पाउडर में क्या डालते हैं, उसमें वुड का पाउडर, जो लकड़ी का पाउडर रहता है, वो टी पाउडर में मिला के देते हैं। ऐसे ही जो मसाले हैं, मसाले में भी क्या होता है, कलर वगैरह डालते हैं। आपने बहुत बार एवरेस्ट का एड देखा होगा, एवरेस्ट मसाला है ना, उसका एड आता है कि हमारा जो मिर्च है उसका कुदरती लाल मिर्च है, उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया है ना। उसको वो बताना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मसालों में क्या होता है, आर्टिफिशियल कलर ऐड किए जाते हैं, फिर ये वुड का पाउडर ऐड किया जाता है, तो ये मिक्सचर होता है, अडल्ट्रेशन होता है। एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और ऐसे एडवर्टाइज बताए जाते हैं जो कस्टमर को क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। मिसलीड कर मतलब गलत फहमी क्रिएट करते हैं, उनको लगता है ये एडवर्टीजमेंट मेरे काम का है ना। बेस्ट एग्जांपल, जैसे फेयर एंड लवली आता है ना, निखार वाला, तो उसमें क्या बताता है कि 2 महीने आप लगाओ, 3 महीने आप लगाओ, आपके चेहरे पे निखार आएगा, ठीक है ना। बट इन रियलिटी ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जिसकी वजह से क्या होगा, हम जो पर्सन सावला है या काला है वो गोरा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। Every consumer should have adequate knowledge of product and services regarding quality, quantity, price, standards, etc. to select right product. हर एक वो जो कस्टमर है उसको क्या होना चाहिए, एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए। मतलब उसको ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो उसको मिल रही है उसके क्वालिटी के बारे में उसको मालूम होना चाहिए कि किस क्वालिटी का है। उसके क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको हमेशा चेक करना है ना। बीच में मैंने आपको आपको यार बहुत सारे लोगों को एक वीडियो क्लिप सेंड किया था, जिसमें बताया जा रहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे पाउचेस बनाती है ना, उसमें क्वांटिटी के हिसाब से उनका प्राइस कम होता है। लेकिन जब वो क्या करती हैं, उसके क्वांटिटी को इंक्रीज करती हैं, तो प्राइस उससे कई ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे शैम्पू आपको मिलता है 10 ml का शैम्पू, वो 1 रुपीज या 2 रुपीज में आपको मिल जाता है, जबकि 100 ml हम परचेस करने जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 ml का जो शैम्पू है वो 1 रुपीज का है, तो 100 ml का हमको कितने में मिलना चाहिए, 100 रुपीज में मिलना चाहिए, बराबर है यहाँ पर, या 10 रुपीज में हमको मिलना चाहिए। तो उससे ज्यादा वो प्राइस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। आप भी कभी कंपेयर करके देखना कि जो छोटा पाउच है उसका प्राइस क्या है, और जो हम लोग बड़ी क्वांटिटी में परचेस करते हैं उसका प्राइस क्या है, आपको फर्क मालूम पड़ेगा। उसके आगे क्या है, प्राइस, प्राइसिंग में हमें चीट किया जाता है। फिर स्टैंडर्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड का गुड्स हमको मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसका नॉलेज होना चाहिए, किसको इसका नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर को इसका नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर अनअवेयर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर क्या होता है उसको देखेंगे, है ना। हमारे कॉमन सेंस में
या कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ये कई बार वर्ड यूज करते हैं। एक तो कस्टमर ऐसा वर्ड यूज करते हैं, कंज्यूमर, या हिंदी में हम कहें तो ग्राहक, उपभोक्ता, ऐसा वर्ड यूज हम करते हैं। तो ये वर्ड आया कहां से? द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड क्या है? कंज्यूमेरे। ठीक है, कंज्यूमेरे ये लैटिन वर्ड है, विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक, खाना या पीना, उसको हम, या हिंदी में आप बोल सकते हो उपभोग करना, है ना, टू ईट और टू ड्रिंक। तो ये जो कंज्यूमियर है या कंज्यूमेरे है, लैटिन में इसको बोलते हैं टू ईट और टू ड्रिंक। इसी से वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आया? कंज्यूमर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड कौन सा है? कंज्यूमर, कंज्यूमियर या कंज्यूमर है। ठीक है, आप इसको कैसे भी रीड कर सकते हो। अल्टीमेटली इसमें एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, बराबर। द कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू अ मार्केट। तो कंज्यूमर वो है जो कोई भी कमोडिटी को क्या करता है? यूज करता है या कंज्यूम करता है, चाहे वो नेचुरल तरीके से आई हो, है ना, जैसे हमको व्हीट, राइस या फूड ग्रेन्स वगैरह मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये कहां से आए? नेचुरल रिसोर्सेज से आए, या मार्केट के थ्रू, या प्रोड्यूस करके हमारे पास आए। तो ऐसा कोई भी रिसोर्सेज से हमको कोई गुड्स मिलता है और हम उसे क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, या उसका यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हम क्या बन गए? कंज्यूमर बन गए। तो ये डेफिनेशन ना हमको क्लियर कट बताता है कि किसे हम कंज्यूमर कहेंगे। अब मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं और आपको पूछता हूं क्या वो कंज्यूमर है या नहीं है। ठीक है, मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर श्यामलाल मार्केट गए और उन्होंने एक जो स्वीट वेंडर था, मिठाई वाला था, उससे क्या किया? 1 kg ऑफ स्वीट परचेस किया। कोई भी एक स्वीट होगा, समझ लीजिए पेड़ा है, पेड़ा उसने परचेस किया। ठीक है, 1 kg परचेस किया। अब वो घर पर लेकर के आया। किसके लिए लेकर आया? फैमिली के लिए लेकर आया। अब उसका जो बेटा है चिंटू और दूसरा बेटा है बबलू, ठीक है ना, उसने इस मिठाई को खाया, बराबर है। अब मुझे बताइए इसमें कंज्यूमर कौन है? मिस्टर श्यामलाल कंज्यूमर है, मिस्टर चिंटू, मिस्टर बबलू ये कंज्यूमर है, या सब कंज्यूमर है? कौन कंज्यूमर है इसमें? चलो चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। ऋतिक कदम का आंसर है कि सबके सब कंज्यूमर है। दिव्यांश का अलग आंसर है, बोल रहे जो बेटे हैं जो कंज्यूम किया है वो लोग कंज्यूमर है। दोनों बेटे हैं, श्यामलाल है, एवरीवन, मिस्टर श्यामलाल, ऑल। ठीक है, तो एक यहां पर रिव्यू सबका अलग अलग है ना। अब कभी कभी कंज्यूमर का मतलब लोगों को क्या समझ में आता है कि भाई जिसने परचेस किया था ना वही कंज्यूमर है, खाया था वो बात अलग है। अभी उनके जो बेटे थे चिंटू और बबलू, क्या उन्होंने उसको परचेस किया था? नहीं, उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। पैसे किसने दिए थे? श्यामलाल ने दिए थे। तो क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें कंज्यूमर कौन है? श्यामलाल ने तो खाया नहीं, खाया किसने? चिंटू ने, बबलू ने। तो हम किसे माने? तो यहां पर मैक्सिमम लोगों का आंसर करेक्ट है और वो है सब लोग कंज्यूमर हैं। क्यों? क्योंकि खरीदने वाला भी कंज्यूमर है और उसको यूज करने वाला, उपभोग करने वाला, देखो यहां पर कैसा लिखा था, वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विसेज, जो उसको क्या करता है? कंज्यूम, खाता है या यूज करता है ना। तो इसमें सबके सब लोग क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, बराबर है। तो इसमें ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पेमेंट किया होगा तो ही कंज्यूमर है, ऐसा होता नहीं है। जिसने भी उसका उपभोग किया, उसको यूज किया, उसके लिए वो क्या है? कंज्यूमर है, बराबर है। तो सबके सब इसमें कंज्यूमर हो गए। अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स, ऐसा पर्सन जो कोई गुड्स खरीदता है, हायर करता है, हायर करने का मतलब भाड़े पे लेता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, रूम भाड़े पे लेते हैं, कोई व्हीकल भाड़े पे लेते हैं, कोई बोट भाड़े पे लेते हैं, ऐसा आपने हायर किया हुआ है। एनी सर्विस और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में आपने कुछ पे किया है, फ्री में लिया है वो नहीं, आपने उसके बदले में कुछ पे किया है, ठीक है, तभी आप कंज्यूमर हो गए। विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड
और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं कि आपने कोई कंसिडरेशन देना है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा आपको, विच हैज बिन पेड, या तो वो पे हो चुका है या आपने प्रॉमिस किया है कि बाद में पे करेंगे, है ना। क्रेडिट में खरीदते हैं ना हम लोग, पैसा 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद देंगे। और पार्टली पेड, या पैसा अभी दे दिया आधा, आधा बाद में देंगे। और पार्टली प्रॉमिस, आधा देके आधा प्रॉमिस किया है कि हम पैसा 15 दिन के, बाकी पैसा 15 दिन के बाद देंगे। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की बात करके रखी है ना। हमने कोई कार इंस्टॉलमेंट पे ले ली या सेलफोन इंस्टॉलमेंट पे ले लिया, तो ऐसा इंस्टॉलमेंट का आपका स्कीम चल रहा था, उसमें उसने परचेस किया है। तो ये सारे ही केसेस में वो पर्सन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली यहां पर कंज्यूमर का डेफिनेशन दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। We are all consumers when we use any commodity like food grains, milk, etc. और services like बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल। तो कोई भी हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करते हैं, कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, कस्टमर तो हैं, तो इनके प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, क्यों उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्या कंज्यूमर खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन उठता है। तो यहां पर हम देखेंगे उसकी जरूरत क्या है। जनरली सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जनरली कैसा है कि जब हम कंज्यूमर के अधिकार जो हैं और उनके हितों की रक्षा की बात करते हैं ना, तो ही उसका मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेकिन इसमें और कुछ इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड ऑल द मेजर्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इसके अंदर वो सारे मेजर्स हैं, वो सारी एक्टिविटीज है, वो सारे तरीके हैं जिसके वजह से हम कंज्यूमर के अधिकारों को और उनके हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। मतलब उसमें सारी चीजें आ गई, हमारी सारी एक्टिविटीज आ गई, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाएं जिसकी वजह से हम उनके राइट्स को, राइट मतलब अधिकार, और उनके इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मतलब हितों की रक्षा करते हैं, है ना। इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट। देखो वही बात बताया इसके अंदर, कंज्यूमर को क्या बोला गया मॉडर्न मार्केट में, किंग ऑफ द मार्केट। हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो कंज्यूमर अगर किंग है तो किंग को काय का प्रोटेक्शन, है ना। अगर वो राजा है, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे कस्टमर इज गॉड, है ना, कस्टमर ग्राहक की देवता है, भगवान है, तो उसको किस चीज की जरूरत है, प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है, क्यों उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से हमें लगा कि हमको कस्टमर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, पहला नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर। सबसे पहले हम चाहते हैं कि कस्टमर क्या करे, पार्टिसिपेट करे। किस चीज में पार्टिसिपेट करे, इट इज नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजन विच अफेक्ट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर और देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट ऐसे मॉडिफाई करता है, ऐसे प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर कस्टमर से कोई कंसल्ट नहीं किया गया है, कोई सर्वे नहीं किया गया, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्यों चाहिए, उसका रियल नीड क्या है, हमने उसको पूछा नहीं, और अपने आर्बिट्रेशन तरीके से हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट बना दिया। तो इसके अंदर उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अलाउ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जब भी प्रोडक्ट की बात होगी, सर्विसेज की बात होगी, तो कस्टमर को सर्विस कैसा चाहिए ये कौन बताएगा, ये कस्टमर ही बता सकता है। तो हमको यहां पर इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर क्रिएट कर सकें। किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकें, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। किस चीज का प्रेशर, कि आप कस्टमर से भी पूछो कि उनको क्या चाहिए, और उनके मुताबिक आपको गुड्स बनाना है और सर्विस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए प्रेशराइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला नीड ये आ गया, क्यों प्रेशराइज करना है, ताकि कस्टमर भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को ना बनाएं, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। तो उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, उनका कंसल्टेशन, उनकी राय क्या है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो भी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर 2 लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आजकल का जो कस्टमर है
उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, रेयर होता है। इवन दो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, बट कस्टमर क्या करता है ना, सर्च नहीं करता है। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर को इंफॉर्मेशन ना मिले। जैसे हमने देखा होगा प्रोडक्ट के पीछे कंटेंट्स लिखा रहता है ना, तो कंटेंट में क्या लिखा रहता है, कभी कभी प्रोडक्ट में जो कंटेंट दिखाना चाहिए उसकी जगह पे उसका कोड नेम लिखा रहता है, B2B, या उसका जो साइंटिफिक नेम है वो डाल दिया जाएगा ताकि कस्टमर पढ़े तो भी उसको पता ना चले। उसको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, या लाइसेंस नंबर डाल दिया जाएगा। तो आप वो लाइसेंस नंबर जाके चेक करोगे इंटरनेट पे तो आपको मालूम पड़ेगा इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो इंफॉर्मेशन को कभी कभी क्या किया जाता है, सेलर के थ्रू हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। It is very difficult to establish direct contact between customer and manufacturer because consumers lives in dynamic and complex world। आज की तारीख में हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा है, एवर चेंजिंग, बार बार चेंज हो रहा है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। तो इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। किसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, जो मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर है ना, उनके बीच में बहुत सारे कौन आ जाते हैं, मीडिएटर, बिचौलिए, एजेंट्स, ये लोग आ जाते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, और इनके अलावा बहुत सारे मीडिएटर आ जाते हैं। दे आर वाइडली स्कैटर्ड। तो हमारे जो कस्टमर है वो कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Today's market are full of domestic as well as imported products. Therefore, it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase। आज की तारीख में आज का मार्केट ऐसा हो गया है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कौन सा इंपोर्टेड है और कौन सा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कि नहीं। आज लोग ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं, आप मार्केट में जाओगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा स्वदेशी कौन सा है, विदेशी कौन सा है। आप जैसे देखो पीटर इंग्लैंड का शर्ट आता है, तो पीटर इंग्लैंड नाम ऐसा रखा है कि जैसे इंग्लैंड का कंपनी है, बट है वो इंडियन कंपनी। पार्क एवेन्यू कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी है ना। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लगेगा फॉरेन कंपनी है, बट है कौन सी, वो इंडियन कंपनी। और कुछ इंडियन कंपनी लगती है दिखने में, बट होती कौन सी है, वो फॉरेन कंपनी होती है। जैसे पहले उसका नाम था जो HLL करके ऑर्गेनाइजेशन, अभी वो यूनिलीवर लिमिटेड हो गई। क्या हो गई, यूनिलीवर लिमिटेड। पहले उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो उसको बताता कैसा था, वो बताता ऐसा था कि वो इंडियन प्रोडक्ट है, जबकि वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं है ना, फॉरेन कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बराबर है। तो आज की तारीख में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा प्रोडक्ट स्वदेशी है, कौन सा प्रोडक्ट विदेशी है, उसके कंटेंट क्या है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। बहुत सारे यहां पर जटिलताएं हैं। तो ये एक प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, इग्नोरेंस। कस्टमर को कुछ पड़ी नहीं है, वो इग्नोर करता है। ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट होने दो, कहीं से भी होने दो, हमको तो किससे मतलब है, यूज करने से मतलब है, मेरा काम होना चाहिए, है ना। ignorance of consumer is the main cause of exploitation by the businessman। आज जो सेलर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कस्टमर को क्यों एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, क्यों उनका शोषण कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर खुद क्या है, इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब उसको इस सब चीज की कुछ पड़ी हुई नहीं है। कंज्यूमर्स इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स। उनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, मार्केट कंडीशन के बारे में पता नहीं है, प्राइस का क्या लेवल चल रहा है उसके बारे में पता नहीं है, एंड प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट के डिटेल के बारे में कुछ पता होता नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो इंडियन पब्लिक है ना, हम देखते हैं इलिटरेट होती है, अनपढ़ है, या पढ़ी लिखी है तो भी उसका नॉलेज इतना नहीं कि सर्च कहां पर करें और कैसे हमको रिलायबल इंफॉर्मेशन मालूम पड़ेगी, है ना। बहुत सारी देखो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे चलती है, तो कुछ इंफॉर्मेशन तो रूमर्स रहते हैं, अफवाह होती है, तो भी इंडियन पब्लिक उस पर भी विश्वास कर लेती है। हमने कई बार देखा ना, इस मैसेज को 20 बार फॉरवर्ड करो, बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी सुनाई देगी, और नहीं फॉरवर्ड करने वाले को पाप लगेगा, उसके साथ कुछ दुर्घटना घटेगी। मतलब ये क्या है, कुछ भी मैसेज पास किया, ये मैसेज साईं बाबा के यहां से, शिरडी से डायरेक्ट आ रहा है, महालक्ष्मी से डायरेक्ट आ रहा है, वैष्णव देवी से डायरेक्ट आ रहा है, इसको 100 लोगों तक भेजने पे आपको कुछ खुशखबरी मिलेगी, नहीं भेजने वाले के साथ कुछ अनर्थ होगा। मतलब क्या है, इररिलेवेंट थिंग, कोई भी ऐसी चीज फॉरवर्ड होती है और लोग उसका क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं विश्वास, क्योंकि पब्लिक क्या है, अनअवेयर है, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, उनको जो आता है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसने जो बताया वो मान लिया, है ना। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
लोगों के दिमाग में ये इग्नोरेंस बहुत बार रहता है। तो उनको क्या क्या चीज का पता नहीं है, उनको उनके अधिकार क्या है उसका पता नहीं है, मार्केट का कंडीशन क्या है उनको पता नहीं है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है मार्केट में वो पता नहीं है, प्रोडक्ट के डिटेल्स क्या है वो भी पता होते नहीं है, बस प्रोडक्ट ले लिया, यूज कर लिया, काम खत्म हो गया। अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। तो एक सिस्टम चाहिए ऐसा कि उनको ये जो माल प्रैक्टिसेस होता है, मतलब घोटाले जो होते हैं ना इसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, उनसे बचाया जा सके। किसको बचाया जा सके? कस्टमर को बचाया जा सके। तो इसके लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, रिपीट करो। फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन नीडेड है, जरूरी है। ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन होता नहीं है, तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। हमारा कस्टमर कैसा है? इग्नोरेंट है, उसे ज्यादा चीजों की पड़ी नहीं है, उसको अपने राइट के बारे में पता नहीं है। तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ये सब इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाए। ठीक है। अब है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। ऊपर बात की ना कि कस्टमर कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एकजुट नहीं है। तो सेलर के लिए ना बहुत आसान हो जाता है। सेलर क्या सोचता है, अरे दो चार लोग को चीट किया तो भी पब्लिक को क्या मालूम पड़ने वाला है, हुआ ना किसी के साथ चीटिंग, तो ठीक है। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए चीट करना ज्यादा आसान हो जाता है। कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ऑन द अदर हैंड सेलर्स आर इन द बेटर पोजिशन देन कंज्यूमर। और सेलर क्या है? कस्टमर से ज्यादा बेटर पोजीशन पे है और पावरफुल है। ठीक है। कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन। और जैसा बिजनेसमैन बोलता है वैसा कस्टमर क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। उसको लगता है अरे बिजनेसमैन बोल रहा है ना, इतना बड़ा धंधा करता है, इतना उसका बिजनेस है, करोड़ों का डीलिंग होता है, तो वो कैसे गलत बोलेगा, वो तो सही बोलेगा, है कि नहीं? ऐसा करके हम उसकी बात मान लेते हैं। एन इंडिविजुअल कस्टमर कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दिस पावरफुल सेलर। और एक अकेला कस्टमर क्या होता है? अकेले इस पावरफुल सेलर से लड़ सकता नहीं है। वो सेलर को जाके बोलेगा भाई आपने प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया, आपने ऐसा दिया, इसको रिटर्न करो, या ये वारंटी में इसको रिपेयर करके दो। सेलर को नहीं देना रहता तो बोलता जाओ जो करना है कर लो। अब वो क्या करेगा? सेलर इतना पावरफुल है, कस्टमर उसके सामने कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो वो फंस जाता है। और ऐसे सिचुएशन से कस्टमर को बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना जरूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, स्पूरियस गुड्स। ये कैसा स्पेलिंग बोल दिया? स्पूरियस। स्पूरियस मतलब नकली माल बिकता है ना, जाली चीजें बिकती है। हाँ, घी की जगह पे आपको डालडा बेच दिया जाता है, लेकिन चाय पत्ती की जगह पे आपको लकड़ी का पाउडर बेच दिया जाता है मिक्स करके, है ना। आपको अच्छे ऑयल की जगह पाम ऑयल मिला करके बेच दिया जाता है। मतलब माल प्रैक्टिसेस की जाती है, अडल्ट्रेशन किया जाता है और ऐसे नकली सामान बेच दिए जाते हैं। जैसे एडिडास का शूज है तो उसके जगह पे एविबास आपको बेच दिया जाएगा, है ना, गलत नाम लिख करके। सामने वाले का क्या कोई नाम पढ़ता नहीं है। जो इलिटरेट पर्सन होगा, अनपढ़ होगा, वो तो डायरेक्टली खाली डिजाइन देख करके, कलर देख करके परचेस कर लेता है। तो ऐसे जो नकली प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं? मार्केट में घूमते रहते हैं। जैसे देखो, कैडबरी का इक्लेयर करके चॉकलेट है, तो इक्लेयर करके उसका कॉपी करने वाले बहुत है मार्केट में। जैसे मैंगो बाइट, पार्ले जी का प्रोडक्ट है मैंगो बाइट, आपने देखा होगा, तो वो टैंगो बाइट करके बिकता है, मैंगो साइड करके बिकता है। ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डुप्लीकेट बना करके सेल करते हैं। उनको सेल करने से मतलब है। ठीक है। तो ये जाली गुड्स बिकते हैं मार्केट के अंदर। देयर इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। मैं बीच में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आप लोगों को भी बताया मैंने कई बार। जो मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करो, ऑल ओवर मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है और उसका कंजम्पशन कितना होता है। जितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा, मतलब 2 से 3 गुना ज्यादा ना उसका कंजम्पशन होता है। दिवाली में जो मिठाइयां बनती है वो कौन से मावे से बनती हैं? ये मिल्क कहां से आता है? कैसे नकली दूध बनाया जाता है? ज्यादातर ये सब चीजें मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो क्या करता था, नकली दूध बना करके सप्लाई किया करता था। उसमें दूध की एक बूंद नहीं होती है और वो ऐसा मिल्क को
प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और सप्लाई करते हैं मिल्क के रेट पे। तो सोचो, और ये दूध कौन पीता है? जो छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं ये सब पीते हैं और उनको वो बीमार पड़ते हैं, उनको कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, है ना? तो ये नकली गुड्स बिकता है मार्केट के अंदर। देयर इज इंक्रीज सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। It is not possible for an ordinary consumer to distinguish between a genuine product and its imitation. Imitation मतलब कॉपी। तो एक ऑर्डिनरी कस्टमर है ना, उसको नहीं मालूम पड़ता है कि ओरिजिनल कौन सा है और उसका कॉपी कौन सा है कि नहीं? जो एक्सपर्ट होगा उसको ही मालूम पड़ता है कि ये ओरिजिनल है और ये कॉपी है। बाकी कॉपी करने वाला इतना अच्छी तरीके से कॉपी करता है ना, लेबल चेंज कर देगा। जैसे सपोज सर्फ एक्सेल है तो वो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर क्या करेगा, सर्फ एक्सेल का पैकेट बनाएगा, उसमें डाल करके बेच देगा। आपको क्या मालूम पड़ता है कि असली कौन सा नकली कौन सा है ना? ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका क्या करते हैं, रैपर चेंज करके, पैकेजिंग चेंज करके आपको बेच दिया जाता है, एंड यू डोंट नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। It is necessary to protect consumer from such exploitation by ensuring compliance with prescribed norms of quality and safety standard. तो इन सब चीज से बचाने के लिए क्या दिया गया? स्टैंडर्ड दिया गया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए। किसने दिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिए, ताकि आप इसका पालन करें। आप मतलब कौन? सेलर इसका पालन करें और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो स्प्यूरियस ना हो, जो जाली ना हो, जो नकली ना हो, ओरिजिनल हो, ऐसे ही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने चाहिए जो कस्टमर के लिए क्या है, सेफ्टी मेजर्स रखते हो, सेफ हो, हजार्डियस ना हो। ठीक है, इसके लिए हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। फिर क्या है? मिसलीडिंग एड। ये तो आप भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं जिससे आप क्या हो जाते हो? मिसलीड हो जाते हो, मतलब गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। Some businessmen give misleading information about क्वालिटी की तरफ से, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना सेफ है, उसकी यूटिलिटी कैसी है, उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? एडवर्टीजमेंट ऐसा बनाते हैं कि आपको लगता है नहीं यही प्रोडक्ट है जो सबसे क्या है, बेस्ट है करके। ठीक है, कंज्यूमर्स आर मिसलीड बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, है ना? बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो आपको क्या करेंगे, मिसलीड करेंगे। अभी जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग ओवरवेट होते जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, उनका वजन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, वजन घटा है सिर्फ 15 दिनों में, बिना मेडिसिन बिना एक्सरसाइज। अरे बिना मेडिसिन के बिना एक्सरसाइज के आप कैसे वजन घटाने वाले हो 15 दिन में? जब आप वहां पर जाते हो तो आपको क्या करें, वहां पर एक हैवी डाइट प्लान बना करके दे देंगे, ऐसा करो वैसा करो ये करो, और 15 दिन के बाद आप जब जाओगे कि सर मेरा वजन तो कम ही नहीं हुआ, तो बोलेंगे नहीं आपने प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं किया, आपको और 20 दिन के लिए डाइट फॉलो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा निकाल करके। मतलब आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे इफेक्टिव मेजर्स बताया, एडवर्टीजमेंट दिखाया, बट आप जब रियली वहां पर जाते हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलता नहीं। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, फेयर एंड लवली है, जो भी फेयरनेस क्रीम है ना, आज तक कोई भी फेयरनेस क्रीम से गोरा हुआ नहीं। जो लोग लगा रहे हैं फेयरनेस क्रीम, सालों साल लगा रहे हैं, 5 साल 10 साल से लगा ही रहे हैं, लेकिन अभी तक गोरे हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? अरे होता ही नहीं है। ठीक है, वो टेम्पररी बेसिस पे जब तक आपने वो क्रीम लगाया हुआ है तब तक आपके ऊपर फेयरनेस दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं तो वो भी दिखेगा नहीं, उल्टा स्किन के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। एचडी ग्लो, है कि नहीं? ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट ये लोग निकालते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। नजर सुरक्षा यंत्र, क्या आपके बच्चों को नजर लगती है? तो ये लीजिए नजर सुरक्षा यंत्र, ये अपने बच्चे को पहना दीजिए और बुरी नजरों से बचाए। अरे ऐसा कौन सा यंत्र आपने बना दिया, है ना? जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक ही नहीं रहा है उसका भी डिमांड क्रिएट करके क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। एंड डू नॉट नो रियल क्वालिटी ऑफ दी एडवर्टाइज गुड्स। हमको जो गुड्स एडवर्टाइज किया गया है उसका रियल क्वालिटी पता चलता नहीं है। देखो बहुत बार जंबो किंग वगैरह है या ऐसा जो पिज्जा वगैरह रहता है ना, एडवर्टीजमेंट के टाइम पे उसके ऊपर ना बहुत सारा टॉपिंग्स दिखाया जाता है, उसका प्राइस लिखा रहेगा सपोज 150 रुपीज, और उसमें टॉपअप्स बहुत दिखा है पिज्जा के ऊपर। और जब आप रियली डिमांड करोगे कि 100 रुपीज वाला या 150 वाला पिज्जा लेकर के आओ तो सादा पिज्जा आएगा, उसमें उतना टॉपिंग्स रहेंगे नहीं, है ना? बर्गर दिखाया जाएगा, वो बर्गर पूरा फिलअप किया हुआ है, उसमें मटेरियल अच्छा डाला हुआ है, और उसका प्राइस दिखाया जाएगा 50 रुपीज। जब आप 50 रुपीज वाला लेने जाओगे तो उतना मटेरियल उसमें मिलेगा नहीं, मतलब दिखाने का कुछ और खिलाने का कुछ और। तो ये हाथी दांत जैसे हो जाते हैं, है ना? हाथी के दांत
दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं, ऐसा। मैकेनिज्म इज नीडेड टू प्रिवेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से लोग गलत एडवर्टीजमेंट ना करें, लोगों को मिसलीड ना करें। किसकी वजह से? एडवर्टीजमेंट की वजह से। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। माल प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? घोटाले जो कर रहे हैं बिजनेस। ठीक है। जैसे फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करना, अनएथिकल, ऐसी ऐसे एक्टिविटी करना जो क्या है? अनएथिकल है। एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब प्राइस को फिक्स कर देना। जितने 4-5 सेलर है ना, सब मिलकर के फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट सेलर है, आज मैंगो बिक रहा है, तो मैंगो बेचने वाले 5-6 लोग हैं ना जो वेंडर्स रहते हैं, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि देखो 1 दर्जन मैंगो होगा ना तो आप 150 रुपीज के नीचे मत बेचना। फिर भले कस्टमर किसी के पास भी आए तो कस्टमर को क्या होगा? बार्गेन करने को मिलेगा नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे से बताया जाएगा। तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना बाय बिजनेसमैन लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कस्टमर। इसकी वजह से क्या होता है? कस्टमर का शोषण होता है। मेनी टाइम कंज्यूमर्स गेट डिफेक्टिव, इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स। बहुत बार क्या होता है? कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, या जो स्टैंडर्ड उसने सोचा था उससे लो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मिलता है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, सर्विस अच्छा मिलता नहीं है ना? ऐसा प्रॉब्लम होता है। सर्टन मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट सच माल प्रैक्टिसेस। और ऐसे ही जो घोटाले हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, इससे बचाने के लिए कोई ना कोई एक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो एक्ट कौन सा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पॉइंट नंबर 8, ट्रस्टीशिप। हमने देखा था, महात्मा गांधी का सेंटेंस था कि बिजनेस को क्या माना जाता है? ट्रस्टीशिप माना जाता है ना? तो यहां पर वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द गांधीयन फिलोसफी बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या है? ट्रस्टी है। सोसाइटी का जो वेल्थ है उसके वो ट्रस्टी है। देयरफॉर दे शुड यूज दिस वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। तो ये पैसा, ये जो वेल्थ है, ये जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसकी देखरेख के लिए क्या चाहिए हमको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। ठीक है। तो हमने ओवरऑल 8 पॉइंट्स देखे, फटाफट उसको गो थ्रू करते हैं। देखो एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है? वाई वी नीड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहला क्या है? नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर। तो मनमानी ढंग से जो बिजनेसमैन है वो काम करते हैं, कस्टमर का कंसल्टेशन लेते नहीं है, उनका कुछ सर्वे नहीं करते हैं। तो सेलर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना है कि आप कस्टमर से भी उनका व्यू लो, रिव्यू लो, और उसके बाद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो। दूसरा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारा कस्टमर कैसा है? उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज का वर्ल्ड मार्केट कैसा हो गया? डायनामिक है और कॉम्प्लेक्स है। ऐसे टाइम पर उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाता नहीं है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सेलर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे ताकि वो सही इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाए। कस्टमर कैसा है? इग्नोरेंट है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसके राइट्स क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, प्राइस लेवल क्या है, प्रोडक्ट डिटेल क्या है, ये सब उसको पता नहीं है। तो एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए जिसकी वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचे? कस्टमर तक पहुंचे, ताकि वो इग्नोरेंट ना रहे। कस्टमर कैसे हैं? कस्टमर अनऑर्गेनाइज्ड है, कस्टमर स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, उनका खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो सेलर के लिए बहुत आसान हो जाता है कस्टमर को एक्सप्लॉइट करना, चीट करना। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड करना सिखाए, है ना? तो वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत जगह पर कस्टमर को स्पीरियस गुड्स, मतलब जो नकली है, डुप्लीकेट सामान है, वो बेचा जाता है। इससे बचने के लिए भी हमको किसकी जरूरत है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं जो क्या है? मिसलीड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसको उसकी क्वालिटी का, उसके स्टैंडर्ड का सर्विस मिल पाता नहीं है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट ना बने, या बने तो उसका कंप्लेन हो सके, इसकी देखरेख कौन करेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया। माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। जो गड़बड़ घोटाले करते हैं बिजनेसमैन, कैसे गड़बड़ घोटाले? फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल और मोनोपोलिस्टिक जो भी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ऐसा ना हो इसके लिए किसकी जरूरत है? एक सिस्टम की जरूरत है जो कि क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
फिर बताया है कि बिजनेसमैन कौन है, बिजनेसमैन ये ट्रस्टी हैं किसके, सोसाइटी के वेल्थ के। तो इनको सही मायने में जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे लोगों का भला हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो, ठीक है। और इसको बाध्य करने के लिए किसको अपॉइंट करना बहुत जरूरी है, एक ऐसे सिस्टम को जो उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करे ताकि वो रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो 8 पॉइंट हमने देखे, क्विकली बाय हार्ट करो इसको। फर्स्ट पॉइंट, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। दूसरा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा, इग्नोरेंस। चौथा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। पांचवा, स्प्यूरियस गुड्स या डुप्लीकेट गुड्स। सिक्स्थ, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। सेवेंथ, माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। एंड एट, ट्रस्टीशिप, ठीक है। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आप 4 to 5 टाइम्स उसको अपने बुक में लिखे पॉइंट्स को, ताकि ये बाय हार्ट हो जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या जरूरत है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा ही जाएगा, मतलब कंपलसरी क्वेश्चंस में से एक है। हाँ, इसको ऐसा समझो, इट इज वन ऑफ द कंपलसरी क्वेश्चन। क्या है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के क्या अधिकार हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि हमको भी पता नहीं हमारे अधिकार क्या हैं। आप लोग भी कंज्यूमर हो, लेकिन कभी आपने गौर किया कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं? तो इसके अंदर ना क्लियरली आपको नॉलेज दिया गया है कि एज अ कस्टमर आपके क्या अधिकार है, ठीक है। ऑन 15 मार्च 1962, 1962, 15 मार्च, हाँ 15 मार्च 1962 की बात कर रहे हैं। देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कौन थे, JF कैनेडी। ये वहां के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। कहां के, USA के प्रेसिडेंट। और उन्होंने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, डिक्लेयर सर्टेन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के कुछ अधिकार होते हैं, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। कब डिक्लेयर किया, 1962 में। Therefore it is observed as वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ये जो दिन है, कौन सा दिन, 15 मार्च 1962। तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, है ना। उपभोक्ता के अधिकार, ग्राहक के क्या अधिकार हैं, ऐसे दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। ये जो कंज्यूमर के अधिकार है ना, हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि हम लोग रोज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो हमको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय द सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। तो ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो सेल्समैन है, मैन्युफैक्चरर है, शॉपकीपर है, या जो भी सेलर है, अगर वो चीट करेंगे तो उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। राइट ऑफ कंज्यूमर, क्या क्या राइट है देखो। द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस। पहले तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। कोई कैंपेन है ना, कभी कोई क्रांति होती है तो लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, एक तो जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, है ना। अनकॉन्शियस, आप आपके दिमाग में आप बेशुद्ध ना हो, है ना, बेहोशी अवस्था में क्या कर रहे हो पता ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे होशो हवास में पूरी जागरूकता के साथ इस कैंपेन को क्या करते हो, आगे बढ़ाते हो। ऑफ द पीपल फॉर हुज कॉज द मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। क्या लिखा है, द सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन, कोई भी कैंपेन तब सक्सेसफुल होता है जब लोग क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं और अवेयर होते हैं। ऑफ द पीपल फॉर हुज कॉज द मूवमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, कि किस चीज के लिए ये मूवमेंट को किया गया, ये कैंपेन क्यों किया गया, ये लोगों को पता होना चाहिए, उसका मुद्दा पता होना चाहिए। कस्टमर्स या कंज्यूमर्स राइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। तो कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि जो कंज्यूमर के अधिकार है ना, वो उनके सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। द बिजनेस एम शुड बी टू मीट द नीड ऑफ कंज्यूमर, और बिजनेस का एम क्या होना चाहिए कि कस्टमर के नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, एंड टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फेक्शन। और जो कस्टमर उनके सर्विसेज को ले रहा है
उनके प्रोडक्ट को ले रहा है उसको क्या होना चाहिए, फुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ऐसा एम किसका होना चाहिए, ऐसा एम बिजनेस का होना चाहिए, हर एक सेलर का होना चाहिए, हर एक मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, उससे मेरा कस्टमर क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। ठीक है, एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड यूज ऑफ देम इन हिज डेली लाइफ ऑफ प्रोटेक्शन। और ये जो अधिकार हैं इनके बारे में हर एक कस्टमर को पता होना चाहिए और उसमें इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राइट्स पता है बट वो इस्तेमाल करता नहीं है, ऐसा होगा तो फिर इस कैंपेन का क्या फायदा, इस एक्ट का क्या फायदा, है ना। बहुत बार होता है ऐसा। मैं एक दूसरे तरीके से एग्जांपल देता हूं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती है ना। कई बार होते हैं कि घर के अंदर जो मेल पर्सन होता है वो जो फीमेल पर्सन है उसको क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है, उसको मारता है, पीटता है घर में, है कि नहीं। अब इसके ऊपर कानून बना हुआ है कि अगर कोई घरेलू हिंसा आपके साथ में हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका कंप्लेन पुलिस में जाके कर सकते हो, एफआईआर दर्ज कर सकते हो कि ये पर्सन मेरे साथ घरेलू हिंसा करता है। तो जो वाइफ है ज्यादातर जो घरेलू हिंसा की शिकार होती है वो हस्बैंड के खिलाफ केस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, वो सोचती है अरे मैंने इसके खिलाफ एफआईआर किया, कुछ केस किया और मेरा हस्बैंड जेल चला जाएगा तो बाद में तो मुझे कोई छुड़ाना है, क्योंकि अर्निंग मेंबर वही है, पैसा वही ला करके देता है। तो ये सब सोच के उनको मालूम है हमें अधिकार है कि मैं इसके खिलाफ पुलिस में क्या कर सकती हूँ, कंप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन करते नहीं है। क्या सोच के नहीं करते हैं, यही सोच के नहीं करते हैं कि पुलिस इसको लेकर के जाएगी तो बाद में मुझको छुड़ाने जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं छुड़ाऊंगी तो घर कैसे चलेगा, पैसा किधर से आएगा, मुझको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है तो मुझको प्रोटेक्ट कौन करेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता तो होता है लेकिन वो अपने अधिकार को यूज करते नहीं है। और ऐसा ही कस्टमर के साथ में भी होता है। तो कई बार आपको अपना राइट्स पता होता है लेकिन आप बोलते हो ठीक है ना, छोड़ना, कौन उसके पीछे पड़ेगा, टाइम डालेगा, है ना। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स, हर एक कंज्यूमर को अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, एंड यूज ऑफ देम, और उसको कैसे यूज करना है अपनी डेली लाइफ में ये भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव टू फाइट फॉर देयर राइट, कंज्यूमर को अपने अधिकारों के लिए क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। एंड पुट प्रेशर ऑन बिजनेस, और बिजनेसमैन के ऊपर, मैन्युफैक्चरर के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए ताकि वो उनके अधिकारों को सेफगार्ड कर सके, है ना, उनकी हेल्प कर सके, सेफ्टी प्रोवाइड कर सके। ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। किसने प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, कंज्यूमर ने। किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, बिजनेसमैन के ऊपर, मैन्युफैक्चर के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। देखो सबसे पहला क्या है, राइट टू सेफ्टी। अभी क्या होता है ना, हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो पहला है राइट टू सेफ्टी, दूसरा है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा है राइट टू चूज, फिर है राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रीड्रेस, फिर क्या है, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, और फिर है राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। तो ये कुछ पॉइंट है। टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट देखो, आप काउंट करो टोटल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट है। ठीक है, और 10 पॉइंट को बाय हार्ट करने के लिए आप ऐसे कीवर्ड यूज कर सकते हो। देखो जैसे मैंने यहां पर बनाया है या आप अपने हिसाब से बना सकते हो। क्या बनाया है, सिख है सीआर, सिख है सीआर, सिख मतलब यहां पर मैं सिख मतलब सरदार जी की बात कर रहा हूं, है ना। तो उस सिख को मैं इस सिख से, या तो आप बना सकते हो बीमार है, सिख है सीआर, CR2, हेल्दी भी, प्रोटेक्टिव भी, स्पूरियस भी, हेल्दी भी है, प्रोटेक्टिव भी है और स्प्यूरियस भी। तो ऐसा करके आप क्या बना सकते हो, उसका कीवर्ड बना सकते हो। तो सिक जो है SIC, SIC से क्या हो गया, S से सेफ्टी, I से इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज से सॉरी C से राइट टू चूज, तो ये सिक हो गया। उसके बाद क्या है का H कैपिटल है, देखो है ना, H को बोल्ड में लिखा गया है।
तो है से क्या आ गया, राइट टू बी हर्ड। फिर है CR2, तो CR क्या है, C से कंज्यूमर एजुकेशन, R से रिप्रेजेंट, और फिर एक R है, R2 लिखा हुआ था, तो रिड्रेस, हेल्दी भी, प्रोटेक्टिव भी, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, और स्प्यूरियस भी, स्प्यूरियस मतलब नकली, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, एक कीवर्ड बना सकते हो जिसकी वजह से आपको ये 10 के 10 जो पॉइंट है वो बाय हार्ट रहे। तो रिपीट करेंगे एक साथ, सिक है CR2, हेल्दी भी, प्रोटेक्टिव भी और स्प्यूरियस भी, ठीक है। अब एक एक करके हम लर्न करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इज राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। दिस राइट protects consumers against products, production process and services which are hazardous to health or life। ये जो राइट है वो कंज्यूमर को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, उस प्रोडक्ट से या ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस से या सर्विसेज से जो क्या है, हजार्डियस, जो हार्मफुल है, जो नुकसानदायक है, किसके लिए, हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए। ऐसे जो प्रोडक्ट है जो नुकसानदायक है ना, उससे हमको बचाता है ये। तो राइट टू सेफ्टी, ठीक है। इट इंक्लूड कंसर्न फॉर कंज्यूमर्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, तो कंज्यूमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से ये रिलेट करता है, एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, और अभी का जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ये कंसर्न रखता है, मतलब ये रिलेटेड है, ठीक है। कि आप जो भी कुछ कंज्यूम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट परचेस करके आप उसे खा रहे हो, तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या वो आपके जीवन के लिए हानिकारक है, ये सब कौन बताएगा। तो ये राइट ऑफ सेफ्टी में आता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रेशराइज करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोडक्शन हाउसेस को, कि ये इंग्रेडिएंट्स आपको बताए जाएं ताकि आप उसके हिसाब से उसका कंजम्पशन कर सको। कहीं उसके खाने की वजह से या उसका यूज करने की वजह से कोई खतरा तो नहीं हो रहा आपके हेल्थ के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। तो इसके हिसाब से ये जो राइट है, राइट टू सेफ्टी, इसके हिसाब से क्या है कि कस्टमर को पूरा अधिकार है कि वो सेफ रहे। किससे सेफ रहे, उस प्रोडक्ट से। किस चीज को सेफ्टी की बात करें, उसकी लाइफ को, उसकी जान को और उसके स्वास्थ्य को। मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज वो ना ले जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो सके या उसका जान को खतरा हो, ठीक है। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन। अच्छा, किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है और फूड है, ठीक है ना, ऐसा। तो पहला क्या बताया, मेडिसिन, दवाओं से, है ना। मेडिसिन के अंदर क्या, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उसका अगर कोई साइड इफेक्ट निकला और कस्टमर के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ा तो उसका हेल्थ खराब हो सकता है या उसकी जान तक जा सकती है, तो बहुत ध्यान रखते हैं इसका। दूसरा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है ना, ऐसा। अभी बीच में मैंने एक केस सुना था, बीच में इन द सेंस बहुत टाइम हो गया, लगभग 15-16 ईयर्स बैक, 15-16 साल पहले की बात है, जब ये वॉशिंग मशीन पहले बनता था। तो वो वॉशिंग मशीन कैसा होता था, वो वॉशिंग मशीन अगर उसका डोर ओपन है तो भी वो वर्क करता था। तो ऐसे में कई बार क्या होता था, जो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते थे, कपड़े डालते वक्त ही बटन ऑन हो जाता था और चलने लगता था। तो इसमें क्या होता था, उनको हाथ को चोट लग सकती थी, है ना। तो इससे बचने के लिए अब ये क्या है, ये कस्टमर के हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ, लाइफ के साथ क्या है, एक डेंजर है ना। आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल रहे हो, अचानक बटन दबा और चालू हो गया, ठीक है, तो ये एक डरावनी चीज है, किसी के साथ में भी हो सकता है। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, बाद में उसको चेंज किया कि बिना डोर को बंद किए वॉशिंग मशीन ऑन होगा नहीं। तो फिर नए जमाने के वॉशिंग मशीन बनने लगे, जब डोर लॉक होता है
तो ही वॉशिंग मशीन ऑन होता है, अदरवाइज वॉशिंग मशीन चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैसे बने, फूड प्रोडक्ट कैसा है, आप जो फूड परचेस कर रहे हो वो हाइजीनिक है कि नहीं है, उसका प्रॉपर टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज होटल वाले क्या करते हैं, होटल वाले ज्यादा पैसे के चक्कर में जो उनका पुराना खाना है उसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह डाल करके या कोई प्रिजर्वेटिव डाल करके क्या करेंगे, उसको ज्यादा दिन तक फ्रिज में रखते हैं। 5-6 दिन तक फ्रिज में रखेंगे, वो चलता रहेगा, जैसे कस्टमर का डिमांड आएगा वो बना करके देंगे। तो उसमें कोई फंगस तो नहीं लग गया, उससे फूड पॉइजन तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पास जो फूड पहुंच रहा है वो सेफ हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एग मार्क, ISI मार्क और BIS हॉल मार्क, ये सारे मार्क्स दिए गए हैं जिसके अंदर ऐसे मार्क वाले प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सब क्या रहते हैं, ज्यादा सेफ होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देखो आप वायर वगैरह परचेस करते हो तो उसमें आप देखो ISI का मार्क है कि नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। नहीं तो आपको ऐसा लगा कि ज्यादा वोल्टेज की वजह से उसके ऊपर जो लेयर था वायर के ऊपर वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, है ना, या आग लगने का खतरा, शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, आग लग जाता है। तो ऐसा ना हो इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए, जो ISI का मार्क वाला रहता है वैसे ही प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए। जो फूड प्रोडक्ट होता है जैसे व्हीट है, राइस है, पल्सेस है ना, उसके ऊपर क्या रहता है, जैसे स्पाइसेस है, शुगर है, ये सब के ऊपर एग मार्क होता है। क्या होता है, एग मार्क। तो आपको एग मार्क वाले प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए ताकि उनका एक स्टैंडर्ड हो। जैसे आप गोल्ड परचेस करते हो तो गोल्ड के ऊपर कौन सा मार्क होता है, हॉल मार्क होता है। तो आप बता सकते हो कि वो गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये कौन बताता है, ये हॉल मार्क बताता है। और ये सब मार्क किसने दिया, ये गवर्नमेंट ने दिया है। क्यों दिया है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। जिसने ये मार्क लगाया है अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्रोडक्ट प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है ऐसा समझा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट टू सेफ्टी। पॉइंट नंबर 2, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन मिलने का अधिकार। पहला राइट कौन सा था, राइट टू सेफ्टी, मतलब प्रोडक्ट से सेफ होने का, सर्विसेज से सेफ होने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अधिकार क्या होना चाहिए कस्टमर को, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये अधिकार उनको है, मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि हमको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में सारी जानकारी मिले, ये हमारा अधिकार है। कई बार देखो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर ऐसे पैकिंग किया जाता है जिसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता, एंड वी आर नॉट अवेयर कि उसके अंदर क्या पुट किया, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो एक्सपायरी कब होगा, हमको पता नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट हमको लेने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको अधिकार है कि हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कस्टमर और कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइस। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, सारी इंफॉर्मेशन, जैसे प्राइस, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंटेंट यूज, क्या क्या उसमें डाला गया है, बैच नंबर, है ना। बैच नंबर क्या होता है, जिस फैक्ट्री से बना है तो हर एक बैच का ना एक नंबर दिया जाता है ताकि पता चल सके ये प्रोडक्शन कहां से, कौन से फैक्ट्री से और कौन से टाइम में हुआ है। ठीक है, इफ एनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपायरी डेट, यूजर मैनुअल कैसे यूज किया जाता है, एंड सेफ्टी इन इंस्ट्रक्शन, कि इसको यूज करने में आपको कैसे, क्या सेफ्टी मेजर्स है वो लेने चाहिए। जैसे देखो दवाइयां होती है ना, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, कीप इट एट कूल एंड ड्राई प्लेस, इसको ठंडी जगहों पर और सूरज की रोशनी से दूर रखें, है ना। ये सब इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कब इसको खाना चाहिए। कभी कभी देखो कोई क्रीम लगाया, क्रीम रहता है तो बोला जाता है इट इज ओनली फॉर द एक्सटर्नल पर्पस नॉट टू कंज्यूम, ऐसा लिखा रहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है सेफ्टी के लिए। ठीक है, दिस राइट ऑल्सो एनेबल कंज्यूमर टू सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो करेक्ट प्रोडक्ट हम चूज कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये सारे फूड प्रोडक्ट के ऊपर, मेडिसिन, दवाइयों के ऊपर, जो भी स्पेयर पार्ट्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए ताकि हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। आप
उसे सेलर को छुपा नहीं सकता। अगर कोई सेलर ने उसके ऊपर कोई चीजें नहीं लिखी हुई है तो आप उसका बहिष्कार कर सकते हो, भाई ये प्रोडक्ट हमको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है ना। इवन आप देखोगे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है ये वेज है या नॉन वेज है ना। वेज होता है तो ग्रीन मार्क होता है, नॉन वेज होता है तो उसके ऊपर ब्राउन मार्क या रेड मार्क होता है ना। एग रहेगा तो ब्राउन मार्क, अगर उसके अंदर एग है तो ब्राउन मार्क होगा, और नॉन वेजिटेरियन है तो वो रेड मार्क का होगा। तो हमको क्लियरली पता चल जाता है कि वो वेज है या नॉन वेज है। तो ऐसे सारे इंग्रेडिएंट आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है कि उसके अंदर पीनट बटर है कि पीनट्स है कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को पीनट्स क्या होता है, एलर्जी होता है। तो जो एलर्जेटिक पर्सन है उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है, ताकि वो सही मायने में प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सके। ओके, नंबर 3, राइट टू चूज। पहला क्या था, याद करो, राइट टू सेफ्टी। नंबर 2, राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड नंबर 3 राइट नाउ, राइट टू चूज, सिलेक्ट करने का अधिकार। The choice available to Indian consumer across the basket of goods and services have multiplied, like telecommunication, travel and tourism, banking, electronics, fast moving consumer goods, FMCG etc. तो क्या बता रहे हैं, आज इंडियन कस्टमर के सामने ना चॉइसेस बढ़ गई है। आज कोई एक प्रोडक्ट आप लेने जाते हो तो आपको उसके अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस मिलती है, वैरायटीज मिलती है। तो ये आपका अधिकार बन जाता है कि आप किसे सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल क्या दिया, टेलीकम्युनिकेशन। आपको सिम कार्ड लेना है तो एयरटेल है, वोडाफोन है, उसके बाद जियो का ज्यादा चल रहा है कि नहीं। तो इसमें अलग अलग वैरायटी आपको मिल रहा है। टूरिज्म के अंदर हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गया, तो इसके अंदर आपको एन नंबर ऑफ वैरायटी मिलती है। तो आपके पास एक अधिकार हो जाता है कि आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो ये सिलेक्ट करने का अधिकार आपका है। सेलर आपको ये नहीं बोल सकता नहीं भाई हमारे पास यही अवेलेबल है, यही ले लो, ठीक है, ये आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता है। आपकी मर्जी, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। According to this right, consumer should be given full freedom to select an article as per his requirement. उसको जैसी जरूरत है वैसा वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करे, इसका फ्रीडम होना चाहिए, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कौन सिलेक्ट करे, कस्टमर। लाइकिंग एंड परचेसिंग कैपेसिटी, उसकी परचेसिंग, भाई उसके पास पैसे कम है तो कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रहेगा। जबरदस्ती आप उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो, जिसका कॉस्ट हाई है, वो कम पैसे में खरीदना चाहता है। तो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी लाइकिंग कैसी है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। सेलर उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर सकता नहीं है, ठीक है ना, उसको वो चॉइस देनी पड़ेगी। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो ये जो राइट टू सिलेक्ट है, ये कैसा कंसेप्ट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब कस्टमर को सिलेक्ट करने दो, फ्री मार्केट है, आपको जहां से परचेस करना है, जैसे परचेस करना है वैसे परचेस करो, कोई आपके ऊपर कंपल्शन क्रिएट कर नहीं सकता, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं डाल सकता। As per this right, the seller cannot compel consumer to buy particular product and hence monopoly is prevented. तो आपके ऊपर कोई सेलर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकता कि आपको यही प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। सपोज उसके पास 4 आइटम है, 4 प्रोडक्ट उसने रखा हुआ है, आप सिलेक्ट करते हो, जैसे वॉचेस रखे हुए हैं, है ना, सोनाटा के वॉचेस रखे हुए हैं, वहां पर फास्ट ट्रैक के वॉचेस रखे हुए हैं, ऐसे अलग अलग वॉचेस रखे हुए हैं। आप बोलते हो मेरे को सोनाटा का चाहिए, वो बोलेगा नहीं नहीं आप टाइटन का लो, वही बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है। आप बोलोगे नहीं मुझे सोनाटा का चाहिए, अरे मैं बोल रहा हूँ आप टाइटन का लो, नहीं तो मैं आपको प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, टाइटन का ही लेना पड़ेगा, ऐसा वो कर सकता नहीं है। आपने जो सिलेक्ट किया है या आपको जो चाहिए, आपकी जैसी लाइकिंग है, आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, उसको वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। वो कंपेल नहीं कर सकता कि उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेस करो, ठीक है। तो ये था राइट टू चूज, सिलेक्ट करने का अधिकार आपके पास है, बराबर है। कभी कभी देखो जो लेडीज हैं ज्यादातर मार्केट में साड़ी वगैरह परचेस करने या ड्रेस मटेरियल परचेस करने जाती है ना, तो बहुत टाइम लगता है। अभी कोई साड़ी वाला है, साड़ियां दिखा रहा है, तो ये दिखाओ, वो भी दिखाओ, वो दिखाओ, 100 साड़ी निकालेंगे, ठीक है ना। अब उसके अंदर कोई सेलर ऐसा नहीं बोल सकता है कि बहन जी या भाभी जी आप इतना सारा साड़ी निकाल रहे हैं, ये 5 ही देता हूं, 5 में से सिलेक्ट करो और घर जाओ, ऐसा नहीं होगा। ये अधिकार है, वो 1000 साड़ी निकलवाए, परचेस करने आए हैं, उनका सिलेक्शन है, वो अपने हिसाब से
क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके साड़ी ले सकते हैं या ड्रेस मटेरियल ले सकते हैं। ये आपका क्या है, अधिकार है। कौन सा अधिकार है, राइट टू चूज। उनको दिखाना पड़ेगा, वो आपको कंपेल नहीं कर सकते कि अब हम आपको ये 10 ही साड़ी दिखाएंगे या 10 ही ड्रेस मटेरियल दिखाएंगे, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जाओ यहां से, ऐसा वो कर सकते नहीं है। तो इससे हम मोनोपोली को प्रिवेंट करते हैं। एक ही सेलर बेचे ऐसा हो सकता नहीं है, सेलर के हिसाब से कस्टमर चले ऐसा हो सकता नहीं है, उसको है राइट टू चूज। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, राइट टू सेफ्टी। दूसरा पॉइंट क्या था, याद करो, सेकेंड पॉइंट, और वो सेकेंड पॉइंट राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलने का अधिकार। और थर्ड पॉइंट राइट टू चूज। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, ये कौन सा राइट है, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को सुनना चाहिए और कस्टमर का जो ग्रीवेंसेस है, जो उसकी शिकायत है, उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेन। कस्टमर के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। मतलब सपोज किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेस किया और उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो अपनी बात किसको बता सकता है, सेलर को। सेलर ऐसा नहीं बोल सकता अरे जाओ जाओ प्रोडक्ट बेच दिया ना, मेरी गारंटी नहीं है, मैंने थोड़ी बोला था प्रोडक्ट खरीदने को। ऐसा नहीं, आपको उसको सुनना पड़ेगा और उसका जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेन टू द कंज्यूमर फोरम। अच्छा, सेलर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप कहां जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम में, मतलब कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अभी एक बार मेरा यंगर ब्रदर वो बाटा के शोरूम में गया था। अभी बाटा के शोरूम में वो गया और उसने वहां से कुछ शूज मटेरियल परचेस किया और वहां पर सामने वाला जो पार्टी था, बाटा जो था, बाटा ने उसको 6 मंथ का वारंटी दिया। 6 मंथ का वारंटी मतलब कुछ भी वेयर एंड टेयर होगा तो आपको रिपेयर करके मिलेगा। ठीक है, तो उसने वहां से वो लगभग 700 का एक शूज मटेरियल था, उसने वो परचेस किया और विद इन अ मंथ, 1 महीने में ही उसका जो स्किन वगैरह था उसका निकलने लगा और 1 महीने में ही वो शूज मटेरियल जो था वो लग रहा था जैसे 2-3 सालों से यूज कर रहा है। इतना उसका जो क्वालिटी था वो डिटोरिएट हो गया था। और ये बात उसने मुझे बताई कि 1 महीना ही हुआ लेके परचेस करके और बाटा शोरूम से लिया था और ऐसा निकला वो करके। तो हमारे पास बिल था, मैं उसके साथ में गया, मैंने वहां पर जो शोरूम का मालिक था उसको बोला कि देखो ऐसा ऐसा आपने बोला था 6 महीने का वारंटी है, तो 1 महीने में खराब हो गया। तो पहले तो उसने बोला कि नहीं ये कैसा है कि ऐसा ही प्रोडक्ट रहता है, आपने इसको ठीक से यूज नहीं किया होगा, आपने इसको बार बार वॉश किया होगा, ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। वो धीरे धीरे टालने लगा। तो मैंने कहा मैं अभी एक कंप्लेंट इसका डालना चाहता हूं, आपका वेबसाइट बताओ कहां पर मैं कंप्लेंट डाल सकता हूं। तो वो थोड़ा सा कैसा हो गया, बैकफुट पे आ गया। तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा एक काम करो, आपको कंप्लेंट डालना है ना तो मैं आपको वेबसाइट बताता हूं, लेकिन आप वहां पर बताओ कि इसका बिल नहीं है, इसका बिल हमसे गुम गया है, तो आपको कंपनी वाला मेल करेगा ना तो हम लोग आपको रिप्लेस करके देंगे, लेकिन आपको क्या बोलना है, इसका बिल गुम गया है। ऐसा वो मुझे सजेस्ट करने लगा। तो मैंने उसको वो बोला कि भाई बिल गुम गया ऐसा क्यों, मेरे पास तो बिल है, मैंने उसको बिल दिखाया, ये बिल मेरे पास है, मैं क्यों ऐसा बोलूं कि बिल गुम हो गया है। तो जब मैंने उसको ऐसा बताया कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरे पास बिल है और ये प्रोडक्ट 1 महीने में खराब हुआ है, तो सामने वाला ना डर गया। उसने बोला अच्छा एक काम करो, तो बिल वगैरह मैं देख लूंगा, आप मेरे शॉप से कोई भी दूसरा प्रोडक्ट परचेस कर लो और उसके बदले में ले लो। तो बाद में रियलिटी क्या सामने आई कि ये जो बाटा का शोरूम वाला पर्सन था वो बाटा के नाम पे ना नकली प्रोडक्ट बाटा के नाम का क्या करता था, सेल करता था उनके बिल के ऊपर। और कोई कस्टमर अगर कंप्लेन लेकर के आता था तो वो उनको सजेस्ट करता था कि ऐसा बोलो बिल गुम हो गया। अदरवाइज क्या होता था, उसकी पोल खुल जाती थी, सबको पता चल जाता था कि ये क्या करता है, नकली माल बेचता है बाटा के नाम से। मतलब बाटा कंपनी से उसका टाई अप है, तो बाटा के प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रोडक्ट मिक्स करके बाटा के नाम से क्या करता था, वो बेचता था। आई बात समझ में? तो ऐसा वो चीट करता था। तो जब हमने क्या किया, उसके पास ग्रीवेंसेस लेकर के गए तो उसने उसको सुना, ठीक है, भले वो चीट करता था लेकिन उसने तुरंत का तुरंत उसको क्या किया, सॉल्व करके दिया, है ना। पहले वो आनाकानी कर रहा था बट उसने फिर हमें क्या बोला कि सेम प्राइस का आप क्या कर सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट
सेलेक्ट करके ले जा सकते हो, और बाद में हमने ऐसे ही किया। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑन सर्टेन मैटर्स सच एज क्वालिटी। तो कस्टमर सजेशन भी दे सकता है, क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, ऐसा वो सजेशन भी दे सकता है। ठीक है। Nowadays, consumer can file online complaint through portal और मोबाइल एप्लीकेशन। आजकल तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। किसको फाइल कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर सेलर के वेबसाइट पे भी जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो, या आपको कंज्यूमर कोर्ट में भी एप्लीकेशन करना है तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हो, फिर उसका आगे का प्रोसीजर वो लोग आपको बताएंगे कि ऑफलाइन आपको केस कैसे लड़ना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट था राइट टू सेफ्टी, दूसरा पॉइंट था राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा पॉइंट था राइट टू बी चूज, फोर्थ पॉइंट है राइट टू बी हर्ड, और फिफ्थ पॉइंट आ गया अभी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो कंज्यूमर को शिक्षा मिलने का अधिकार है। शिक्षण, कौन सा शिक्षण, कंज्यूमर से रिलेटेड। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर्स राइट। हर एक कंज्यूमर को अपना अधिकार जानने का अधिकार है। देखो, अधिकार जानने का अधिकार, अभी जब तक हम 12th में नहीं आए थे तो हमको नहीं पता था कि ऐसे 10 अधिकार हमारे पास होते हैं। हमको पता होगा 2-3 अधिकार ठीक है हमारे राइट्स होते हैं करके, लेकिन अभी आप जब पढ़ रहे हो तो आपको मालूम पड़ा ऐसे 10 राइट्स है जो हमारे होते हैं। तो यही सब जानने का अधिकार किसको है, जो दूसरे कस्टमर है ना। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको मालूम पड़ रहा है, लेकिन जो लोग कॉमर्स में नहीं है उनको कैसे पता चलेगा, तो उनको ये जानने का अधिकार है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है। तो एवरी कस्टमर हैज द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट एंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। दीज राइट्स क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस, और इस अधिकारों से उनके अंदर क्या आती है, जागरूकता आती है। एन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक जागरूक कस्टमर होगा तो वो सही ढंग से क्या कर सकता है, गुड्स और सर्विसेज परचेस कर सकता है। एंड प्रोटेक्ट हिज राइट, और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा भी कर सकता है। बिजनेसमैन जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं उससे वो बच सकता है। ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द अनस्क्रैपुलस बिजनेसमैन, तो ऐसे जो बिजनेसमैन है जो कस्टमर को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे वो क्या कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, जब वो जागरूक होगा, जब उसको इसका एजुकेशन होगा। ठीक है। दस कंज्यूमर एजुकेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी कंसर्न। इसके लिए कंज्यूमर को एजुकेट करना एक प्रायोरिटी कंसर्न हो जाता है। और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, बहुत बार टीवी में एडवर्टीजमेंट देती है। बहुत बार आपने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, है ना, या कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम वो टीवी में एड के द्वारा चलाती है, जिससे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं उनको भी ये बातें समझ में आए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। It is necessary to give education and training regarding prevailing acts and legal processes. It is necessary to give education and training regarding prevailing act. मतलब कस्टमर के बिहाफ में या कस्टमर के सपोर्ट में कौन से ऐसे कानून है जिसका सहारा वो ले सकता है, और क्या लीगल प्रोसेस है। मतलब अगर कोर्ट में केस करना है तो वो कैसे कर सकता है, कहां पर जाके उसको केस करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सब का भी नॉलेज उसको होना चाहिए। द गवर्नमेंट, मीडिया एंड एनजीओ प्ले वाइटल रोल इन दिस रिगार्ड। और लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट हो गया, या मीडिया हो गया, या एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे जागो ग्राहक जागो का एक प्लेटफॉर्म, एक कैंपेन है जिसके थ्रू ग्राहकों को क्या किया जाता है, अवेयर कराया जाता है। ठीक है। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट, पहला क्या था, राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा राइट टू चूज, चौथा राइट टू बी हर्ड, पांचवा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, नेक्स्ट राइट टू बी रिप्रेजेंटेटिव, है ना, राइट टू रिप्रेजेंट, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार। The act provide an opportunity to individual and consumer group to represent consumers' interest before consumer forum. मतलब जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। The act allow the consumer to represent by a person who is not professional advocate. भले आप वकील हो या ना हो, आप अपना केस खुद लड़ सकते हो। देखो ये सबसे बड़ी बात है, क्या है,
कि कभी कभी लोग सोचते हैं अरे कोर्ट में मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे वकील को अपॉइंट कर लेना चाहिए, मेरा केस तो वकील ही लड़ सकता है। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ऐसा नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, वहां पे किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बट आप बोलते हो नहीं एडवोकेट के ऊपर मेरे को एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने, तो आप खुद का भी केस लड़ सकते हो। इसको बोलते हैं राइट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, दिस प्रोविजन इज इन रिकॉग्निशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट टू रिप्रेजेंट। और इस राइट की वजह से आप अपने आप को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको कोई प्रोफेशनल एडवोकेट की जरूरत नहीं है। हाँ, रखना है, आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, तो आप रख सकते हो ताकि आपका केस जल्दी फिनिश हो, आपको जल्दी न्याय मिले, तो आप कोर्ट में अपना एडवोकेट भी रख सकते हो। दूसरा क्या बताया, नहीं रखना है तो आप खुद भी केस लड़ सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, राइट टू रिड्रेस, क्षतिपूर्ति। रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट ऑफ रिड्रेसल इज ऑल्सो गिवन। तो जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 के साथ 7 भी आपको मिला है, मतलब राइट टू रिप्रेजेंट के साथ में राइट टू रिड्रेसल भी आपका अधिकार है। ओनली फाइलिंग अ कंप्लेन इज नॉट इनफ, सिर्फ आप कंप्लेन फाइल करोगे आपको न्याय मिल जाएगा, ठीक है ना, ये इनफ नहीं है। सो दिस राइट इंप्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। आप जो मांग कर रहे हो उसका फेयर सेटलमेंट होना चाहिए, आपके साथ सही तरीके से न्याय होना चाहिए। दिस राइट एनेबल द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड फॉर पुअर सर्विसेज। तो किसी ने आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है तो वो रिपेयर होके मिले या चेंज करके मिले, रिप्लेस करके मिले, या उसका कॉम्पनसेशन आपको मिले, ऐसा आपका अधिकार है। ठीक है ना, एग्जांपल में देता हूं, जैसे बाटा का मैं एग्जांपल देता हूं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, माइट भी आपको याद होगा। तो बाटा शोरूम से एक पर्सन ने क्या लिया था, जो भी फुटवेयर का मटेरियल था वो लिया, और जब वो पेमेंट करने लगा तो पेमेंट के ऊपर जो बाटा ऑर्गेनाइजेशन था उसने क्या मांगा, जो कैरी बैग वो दे रहा था, वो कैरी बैग का 3 रुपीज बोल रहा था एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल उसने 500 का फुटवेयर परचेस किया, तो उन्होंने बोला सर आप 503 रुपीज दो। उसने बोला 3 रुपीज किसका, तो बोला 3 रुपीज सर ये कैरी बैग हम आपको दे रहे हैं ना उसका। तो बोला नहीं, कैरी बैग तो आपको फ्री में देना चाहिए। बोला नहीं नहीं, ये कैरी बैग आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको इसका 3 रुपया देना पड़ेगा। तो उस कस्टमर ने क्या किया, उसने 503 रुपीज पे किया वहां पर। ठीक है, और फिर कस्टमर जो कंज्यूमर फोरम होता है, कंज्यूमर कोर्ट जो होता है, वहां पर जाकर कंप्लेन कर दिया कि ये बाटा कंपनी ने मुझसे क्या लिया, वो जो कैरी बैग होता है उसका प्राइस लिया। अब आप बोलेंगे अरे कैरी बैग लिया तो प्राइस तो देना पड़ेगा ना, इससे अच्छा आप कैरी बैग ना लिए होते। तो कोर्ट में केस चला, और कोर्ट में केस चलने के बाद बाटा ये केस हार गया, और बाटा को अलग से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 से 4,500 रुपया कॉम्पनसेशन देना पड़ा उसको। सोचो क्यों, तो कोर्ट ने यहां पर बोला कि आप कैरी बैग देना चाहते हैं तो आप कैसा कैरी बैग दीजिए जो ब्लैंक हो, कैसा हो, ब्लैंक, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो कैरी बैग दे रहे हैं ना उसके ऊपर बाटा कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मतलब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और आप एडवर्टीजमेंट करने के लिए, आपके एडवर्टीजमेंट के लिए आप कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते। ठीक है ना, आपको देना है, आप बाटा लिख करके दे रहे हो ना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। हाँ, अगर आप ब्लैंक दे रहे हो तो फिर आप पैसे वसूल सकते हो, वो ठीक है। तो तब से क्या हुआ, आप ध्यान देंगे कि बहुत सारी जगह पर जो लोग नाम लिख करके बैग बेचते थे ना, जैसे डीमार्ट भी क्या करता था, अपने बैग पे पहले नाम लिखता था डीमार्ट, तो उसने भी जब ये केस सुना तो तुरंत अपने बैग पे से डीमार्ट का नाम क्या किया, हटा दिया, क्योंकि वो बैग को क्या करता था, सेल करता था, है ना। वहां पर भी आप देखोगे तो 12 रुपीज का, 16 रुपीज का, 20 रुपीज का बैग मिलता है। तो पहले उसके ऊपर डीमार्ट का नाम लिखा होता था, बट उन्होंने जैसे ही बाटा कंपनी का केस सुना वैसे क्या कर दिया, अपने बैग पे से नाम हटा दिया। ठीक है ना, तो यहां पर क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है, नुकसान की भरपाई होती है। नहीं नहीं, तो यहां पर ऋतिक कदम बता रहा है अभी भी बाटा कंपनी क्या, सॉरी डीमार्ट कंपनी क्या करती है, बैग पे नाम लिख करके सेल करती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप चेक करो उसके ऊपर डीमार्ट का नाम नहीं होगा। होगा अगर आपको उस कंपनी के नाम के हिसाब से पैसा लिया गया है तो आप भी क्या कर सकते हो, कंज्यूमर फोरम में केस कर सकते हो। ठीक है,
अगर ऐसा है तो आप भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 टायर क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट, 3 टायर मतलब 3 टाइप के कोड बनाए गए। क्या बनाए गए? कोड 3 टाइप के। क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी मतलब एक्चुअल कोर्ट नहीं है वहां पर, मतलब आप जैसे मूवीज में देखते हो ना, कटघरा रहता है, जज बैठा रहता है, फिर गवाह को बुलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स रहता है। एक प्लेस होता है छोटा सा, जिसके अंदर लगभग 10 से 12 कंज्यूमर्स बैठ सकते हैं जो केसेस लेकर के आए हुए हैं, और आप अपना केस वहां पर खुद लड़ सकते हो। जज बैठा रहेगा आपके सामने, जज डायरेक्टली आपसे बात करेगा, ऐसा होता है। ठीक है, मैं पर्सनली गया हूं कंज्यूमर कोर्ट में, जो कि बैंड्रा में है, और वहां पर मैंने डायरेक्टली जाकर जज से बात भी की है। तो आई हैव वेरी मच एक्सपीरियंस ऑफ दिस कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत छोटा सा आपका समझ लो 10 बाई 10 के जैसा एक रूम रहता है, वहां पर ये कोर्ट का सेशन चलता है, तो उसको बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल। ठीक है, जो पैरेलल चलता है, मतलब क्या, इसको भी वही राइट दिए गए हैं जो दूसरे जजेस रहते हैं दूसरे कोर्ट के, है ना, वैसा इनको भी अधिकार दिया गया है, और लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो भी डिसीजन होता है वो भी मानना पड़ता है। तो 3 टायर रखा गया है। 3 टायर का मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 टायर क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी इज एस्टेब्लिश फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स सच एज, देखो तीन तीन कौन से हैं। पहला क्या नाम दिया गया? डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। दूसरा है स्टेट कमीशन, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। और तीसरा है नेशनल कमीशन, जो नेशनल लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक एलोबरेटेड क्वेश्चन आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करता मैं इसके बारे में। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, और इसी के थ्रू आप क्या करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस कोर्ट में केस करके, और उनकी क्षतिपूर्ति भी, नुकसान की भरपाई भी करके दी जाएगी अगर साबित हुआ तो। ठीक है, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, कस्टमर को अधिकार है कि उसका जो एनवायरमेंट हो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट, सारे कस्टमर को यह अधिकार है कि उनका जो एनवायरमेंट, उनका जो वातावरण है, उनका जो परिसर है वो कैसा रहे, हेल्दी रहे और क्लीन रहे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, उनके खिलाफ केस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आज से 10 to 15 ईयर्स बिफोर चेंबूर में जो एयर पोल्यूशन का लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसका कारण था कि वहां पर एक फैक्ट्री थी जो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करती थी। वहां की सोसाइटी ने क्या किया, उसके खिलाफ केस किया, और बाद में सोसाइटी ये केस जीत गई, और कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां की फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप भी क्या कर सकते हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ का एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो और एक्शन ले सकते हो। ठीक है, ऑल कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नई फैक्ट्री डाल रहे हैं और इस फैक्ट्री की वजह से यहाँ का क्या होगा, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, तो आज के आज आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। भले आज पोल्यूशन क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट 2 पॉइंट्स हम लोग अभी देख रहे हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, अगर कोई अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहा है तो आपका अधिकार है कि आप उससे अपना क्या करें, बचाव करें। एज पर द राइट, ऑल कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज ब्लैक मार्केटिंग, फिर क्या है, प्रॉफिटेरिंग, फॉल्टी रेट्स एंड मेजर्स, एग्जॉर्बिशन ऑफ प्राइस एंड अडल्टरेशन। तो ऐसे सब जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, इससे आप अपना क्या कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक फिल्म आई थी नायक करके, अनिल कपूर की, तो उसके अंदर एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनता है अनिल कपूर, और उस दौरान देखो वो एक राशन शॉप में जाता है और देखता है कि उसका जो मेजरमेंट वाला इक्विपमेंट्स रहता है, जैसे इसमें लिखा ना, फॉल्टी वेट इक्विपमेंट, मेजर्स,
तो वैसा वो यूज करता है, तो उसके खिलाफ क्या लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा आपको भी कहीं पे मालूम पड़ता है तो आप भी ऐसे बिजनेसमैन के खिलाफ क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। राइट अगेंस्ट स्प्यूरियस गुड्स, स्प्यूरियस मतलब नकली माल, नकली माल के खिलाफ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू हेल्थ, स्प्यूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ, जो आपके हेल्थ से या आपके लाइफ से क्या है, हजार्डियस है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, आपके लाइफ के लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो, अपने आप को उससे बचा सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या है, अधिकार है। तो हमने ये फिनिश किया। फटाफट 10 पॉइंट्स कौन से हैं ये हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। देखो ये हमारे सामने है 10 पॉइंट्स। पहला क्या था, राइट टू सेफ्टी। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन। थर्ड वन राइट टू चूज। फोर्थ वन राइट टू बी हर्ड। फिफ्थ वन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देन राइट टू रिप्रेजेंट, then right to redress, right to healthy environment, right to protect from unfair business practices और last one right against spurious goods। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई पार्ट एग्जाम में कंपल्सरीली आएगा, तो आपको ये जो पूरा है विथ एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट कम से कम 3 टाइम्स लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप ये होमवर्क आप विद इन 2 days कंप्लीट कर लेंगे।